लाडो, ओ लाडो, अरे कहाँ है तू? मैं अंदर हूँ बाबा। अरे अंदर क्या कर रही है? बाहर आकर देख मैं क्या लेकर आया हूँ अपनी लाडो के लिए। मैं पढ़ाई कर रही थी बाबा। अब ये तो जलेबी है। अरे वाह बाबा, क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो आप। अरे वो धान का पैसा आ गया ना, अब तेरी फीस भी दे दूंगा कल। नथुराम एक छोटा किसान था। वो अपनी बेटी प्रतिमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। प्रतिमा की माँ की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। उसके बाद से नथुराम ने ही प्रतिमा को बड़े लाड प्यार से पाला था। बाबा, जलेबी बहुत ही बढ़िया थी, सच में मजा ही आ गया। अच्छा बाबा, मैंने रोटी बना दी है, चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्यों, तू नहीं खाएगी लाडो? नहीं बाबा, कल मेरी परीक्षा है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी, ये जलेबी भी खा ली ना मैंने। प्रतिमा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो नथुराम ने भी ठान लिया था कि जब तक प्रतिमा चाहेगी वो उसे पढ़ाएगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही खेत में काम करते हुए अचानक नथुराम को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। रिश्तेदार प्रतिमा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने बिना कुछ देखे भाले बगल के गांव में एक किसान चंदन से उसकी शादी करा दी। चंदन बारात लेकर आया और प्रतिमा को ब्याह कर अपने घर ले गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। चंदन की माली हालत तो नथुराम से भी गई गुजरी थी। चंदन के पिता नहीं थे और उसकी बूढ़ी माँ के साथ साथ 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी अकेले चंदन पर ही थी। खास बात ये कि रहने के लिए उनके पास बस एक कमरा ही था और चारों लोग उस एक कमरे में ही रहते थे। हालांकि चंदन के पास एक छोटा सा खेत तो था, लेकिन उस पर मकान बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और ये सब कुछ चंदन ने खुद प्रतिमा को शादी के बाद बता दिया। प्रतिमा, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहनें कुसुम और लता। हम बहुत गरीब हैं, हम चारों इसी कमरे में रहते हैं और तुम्हारे लिए अलग से कमरा बनवा सकूं इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं है जी, पति का घर औरत के लिए स्वर्ग होता है, फिर चाहे वो कैसा भी हो। जैसे आप चारों रहते हैं वैसे ही मैं भी यहाँ रह लूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें परेशानी तो होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पैसे जोड़कर जल्दी ही अलग कमरा बनवा सकूं। वो एक छोटा सा कमरा ही प्रतिमा के लिए उसका ससुराल था। शुरुआत में तो 1-2 हफ्ते प्रतिमा को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की और फिर धीरे धीरे उसे आदत हो गई। फिर एक दिन, प्रतिमा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना, क्या बात है? देखो प्रतिमा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे कभी कुछ नहीं कहोगी, पर मैं ये भी समझता हूँ कि वाकई तुम्हें एक कमरे में दिक्कत तो हो ही रही होगी। हमारी नई शादी हुई है और एक ही कमरा होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा वक्त भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन अलग कमरा बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं शहर चला जाऊं, वहां जाकर अच्छी कमाई होगी तो अलग कमरा जल्दी बनवा सकूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं खुश हूँ, सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मत जाइए मुझे और अपने परिवार को छोड़कर। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझकर बोल रहा हूँ प्रतिमा। यहाँ गांव में अब कुछ नहीं रखा, मैं शहर जाकर फैक्ट्री में काम करूंगा तो अच्छा पैसा भी मिलेगा और यहाँ मेरे ना होने से थोड़ी जगह भी मिल जाएगी तुम सबको। पर आपके बिना। जानता हूँ कि कुछ सालों के लिए हम दोनों को दूर रहना पड़ेगा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो सब ठीक कर दूंगा, विश्वास करो मेरा। वैसे भी प्रतिमा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। चंदन फैसला कर चुका था। प्रतिमा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो भी जानती थी कि चंदन ठीक कह रहा है, इसीलिए उसने चंदन को नहीं रोका। चंदन अपना सामान लेकर शहर चला गया। चंदन हर महीने घर के लिए पैसे भेजता था, पर वो पैसे घर की जरूरतों के हिसाब से कम ही पड़ जाते थे। फिर एक दिन, अरे लता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? भाभी, हम इतने गरीब क्यों हैं? अरे पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही। पता है भाभी, आज कुसुम दीदी का जन्मदिन है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि उनके लिए कुछ कर सके। अरे वाह, आज कुसुम का जन्मदिन है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो हम दोनों मिलकर उसके लिए हलवा बनाते हैं। दोनों ननद भाभी ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब लता प्रतिमा से अपने दिल की बातें कर रही थी। बातों बातों में लता ने प्रतिमा को बताया कि उसे और कुसुम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन चंदन की इतनी कमाई नहीं थी कि वो दोनों बहनों को पढ़ा सके। ये बात सुनकर प्रतिमा को बहुत दुख हुआ।
और उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब वो खुद भी पढ़ेगी और अपनी दोनों नंदों को भी पढ़ाएगी। अगले ही दिन से प्रतिमा ने अपने उसी एक कमरे के ससुराल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर का काम चंदन की माँ और बहनों ने संभाल लिया और धीरे धीरे प्रतिमा सारा दिन ट्यूशन पढ़ाने लगी। वो बाकी बच्चों के साथ अपनी दोनों नंदों को भी पढ़ाती। और फिर एक दिन, भाभी आप क्या पढ़ रही हो? लता, ये यूपीएससी की किताब है। मैं हमेशा से पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे बाबा का देहांत हो गया और मेरा सपना बस एक सपना ही रह गया। अब जब ट्यूशन से ठीक ठाक कमाई हो रही है तो सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता भगवान मेरा साथ दे दे। भाभी आपको जरूर परीक्षा देनी चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि आप कलेक्टर बनो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम देखना, मैं दिन रात एक कर दूंगी और कलेक्टर बनकर दिखाऊंगी। प्रतिमा कसम खा चुकी थी, उसने खुद को दिन रात पढ़ाई में झोंक दिया। प्रतिमा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसकी सास और उसकी दोनों नंदे भी जुट गई। वो तीनों पूरी कोशिश करती कि प्रतिमा को कम से कम काम करना पड़े ताकि वो पढ़ाई पर जोर लगा सके। सबकी मेहनत रंग लाई और प्रतिमा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली। प्रतिमा ने जो ठाना था वो कर दिखाया था। वो अब आईएएस बन चुकी थी। ट्रेनिंग पर जाने से पहले चंदन प्रतिमा से मिलने आया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व हो रहा था। फिर ट्रेनिंग के ठीक 1 साल बाद प्रतिमा को नियुक्ति मिल गई। उसे रहने के लिए एक शानदार बंगला मिला। प्रतिमा उस बंगले में अपने पूरे परिवार के साथ रहने आई। डिप्टी कलेक्टर साहिबा, जरा सुनिए। जी कहिए। भाई, अब मैं शहर में मजदूरी नहीं करूंगा। डिप्टी कलेक्टर का पति मजदूरी करता अच्छा थोड़ी लगेगा। मैंने सोचा है कि मैं यहीं एक दुकान खोलूंगा और शहर से लाकर यहाँ पढ़ाई की किताबें बेचूंगा। बहुत अच्छा आइडिया है जी। प्रतिमा और चंदन बात कर ही रहे थे कि तभी कुसुम और लता उनके पास आई और बोली, भाभी आपने अपनी मेहनत से वो करके दिखाया जो सोचा था और अब हमारी बारी है। हम भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है ना? चलो अब रात बहुत हो गई है, जाओ अपने अपने कमरों में जाकर सो जाओ। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सरकार की तरफ से मिले उस बंगले में कई कमरे थे, लेकिन फिर आधी रात के वक्त, भाभी आप सो गई क्या? अब नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। आ जाओ लता, अंदर आओ। अरे कुसुम भी है साथ में, क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक सोई नहीं? भाभी हमें उन बड़े बड़े कमरों में अकेले नींद नहीं आ रही है। यहाँ भी वही हाल है। चलो मैं सबके बिस्तर यहीं लगवा देती हूँ, सब फिर से एक कमरे में ही सोएंगे, शायद तभी सबको नींद आएगी। वक्त और हालात बदल गए थे, लेकिन प्रतिभा अब भी पहले जैसी ही थी। शानदार बंगले में रहने के बावजूद अब भी प्रतिमा को अपना एक कमरे का ससुराल ही भाता था। उर्मिला की 3 बहुएं थी। जहां उसकी 2 बहू बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी, वहीं एक बहू बेहद गरीब घर से थी, जिस कारण न सिर्फ उन्हें सास की बल्कि दोनों अमीर बहुओं के ताने भी सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह गरीब बहू रसोई घर के कामों में जुटी हुई थी। सोनल बहू, अरे ओ सोनल बहू, अरे ओ सोनल की बच्ची कहाँ मर गई? आई माँ जी। हाथों में चाय लिए हुए सोनल हॉल में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों रे मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी? इतना वक्त लगता है? माँ जी अब घर बाहर का सारा काम भी तो इतना है कि दिन भर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर भर का काम नाच नाच के कर देती थी, और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। मेरी दोनों बहू रानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी दोनों देवरानी भी अब अपना हाथ पांव चला सकती हैं। क्यों, तेरे हाथ पांव में घुन लगा है? चुपचाप जाओ चाय लेकर आ। जी माँ जी। सास की बात सुनकर सोनल रसोई घर आती है। जाने सासू माँ मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? ऐसा जान पड़ता है मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बाई हूँ। आजकल के दौर में लोग उनसे भी बेरुखी से पेश नहीं आते होंगे। जाने ये 2 रिहायशी तितलियां ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है माँ जी को, जो माँ जी इनका तो गुणगान करती हैं और हमारी गरीबी की हंसी उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। खैर, यूं दिल ही दिल कुड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गरीबों को तो पूछने वाला कोई नहीं होता। गरीब बहू की बेबसी उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी। जहां गरीब बहू की दशा नौकरानी से भी बदतर थी, वहीं 2 बहुएं छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुक्म चलाती।
समय के साथ सर्दियों का आगमन हो जाता है। हॉल में बैठी उर्मिला की दोनों अमीर बहुएं कहती हैं, सासू माँ, सर्दियां आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक हैं, इसलिए मैंने डैडी से कहकर चारों के लिए न्यू हीटर मंगवाए हैं ताकि हम चारों ठंड से बच सके। माँ जी, कल ही मैंने भी सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके लिए पश्मीना की शॉल लाई हूं। तोहफे देना क्या तुम दोनों बहुओं को ही आता है? मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई बनवाई है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे ना थी, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं रात भर ठंड से ठिठुरती रहें, इसीलिए मैंने बिना देरी करे रजाई बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या? तभी सोनल उर्मिला से कहती है, माँ जी, जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है तो लगे हाथ मेरे लिए भी रजाई बनवा देती। समाचार में सुनने को आ रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है। ऐसे में मैं इतने दुबले पतले कंबल से कैसे काम चलाऊंगी? क्यों रे मेरी गरीब बहू, उर्मिला के पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? अभी मेरा हाथ तंग है, जब कभी पैसे होंगे तब देखा जाएगा। मगर माँ जी, कुछ देर पहले तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसा ही पैसा है। उर्मिला का गुस्सा देखकर दोनों अमीर बहुएं मौके का फायदा उठाते हुए फूट डालना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब हमारी ये गरीब जेठानी आंखें गड़ाए बैठी रहती हैं। बात बात पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जेठानी जी? उर्वशी, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो मैं तुम्हारी कोई देखा देखी करूंगी। देख लीजिए माँ जी, हमारी ये गरीब जेठानी जी कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हैं। एकदम खरा बोल रही है तान्या बहू तू। चौका बर्तन करने में मेरी गरीब बहू के हाथ जवाब दे जाते हैं, मगर बोलते वक्त जबान गज भर की हो जाती है। ऐसा कहकर उर्मिला चली जाती है और तान्या कहती है, हमारी सासू माँ की गरीब बहू, तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन तुम हमारी जगह कभी नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर हीरे जैसी है और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देखकर लोग नाक सिकोड़ते हैं। ऐसे ही कई सप्ताह बीत जाते हैं, जिसके साथ बेतहाशा सर्दियां बढ़ जाती हैं। जहां एक ओर अमीर बहुएं गद्देदार बिछौने पर भारी भरकम रजाई में मजे से सो रही थी, वहीं बेचारी गरीब बहू को सर्दी की सारी रात उस पतले दुबले कंबल में काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह होते ही सोनल फिर से घर के काम में जुट जाती है। इसके बाद जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो ठंडे पानी से उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां पर उर्मिला रूम हीटर लगाए रजाई के अंदर बैठी होती है। तभी उर्मिला सोनल से कहती है, अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या? माँ जी, मैं तो पानी गर्म करने की मशीन ढूंढ रही थी। सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं, किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है, ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहे हैं। अच्छा, तो अब महारानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कोई मशीन नहीं मिलेगी, जल्दी से काम चोरी छोड़ और बर्तन धोने लग जा। इसके बाद खरी खोटी सुनाकर उर्मिला फिर से अपना पल्ला झाड़ लेती है और बेचारी गरीब बहू कड़ाके की ठंड में भी ठंडे पानी से ही काम करके गुजारा करती है। ना तो सोनल के पास स्वेटर होता है और ना ही शॉल। इसके बावजूद भी उर्मिला सोनल को ही बाजार सब्जी लेने भेजती है। लेकिन एक दिन उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर गरीब बहू जल्दी उसके कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद सोनल किचन में जाकर काढ़ा बनाकर लाती है और उर्मिला को पीने के लिए देती है। साथ ही उर्मिला के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू करती है। सोनल कभी उसके हाथ दबाती तो कभी उसके पैर। सारी रात बेचारी सोनल बिना झपकी लिए अपनी सास की सेवा पानी में लगी रहती है। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में आती हैं। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग सासू माँ, क्या हुआ? आपका मुंह मरीजों जैसा क्यों लग रहा है? माँ जी की तबीयत कल रात से बहुत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था। उर्वशी, चलो यहाँ से, कहीं हमें भी फ्लू न लग जाए। इसके बाद वो दोनों अमीर बहुएं वहां से चली जाती हैं और उर्मिला उनकी सारी बहानेबाजी समझ जाती है। मुझे तो लगा था तुम दोनों यहाँ मेरा हालचाल पूछने आई हो, मगर तुमने अपने तेवर दिखाई दिए। सोनल, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुगतान दिया है। माँ जी, बीती बातों को याद करके दुखी मत होइए, जो हुआ उसे भूल जाइए।
सास का बर्ताव देखकर तान्या और उर्वशी का सर शर्म के मारे झुक जाता है और वो कहती हैं, जेठानी जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको ताने दिए, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। जेठानी जी हम दोनों को माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहनें माना है। फिर वो तीनों आपस में गले लग जाती हैं और इसके बाद सारा काम मिलजुल कर